जी. Now, inelastic collision in one dimension or head-on collision, right? Now, since there is inelastic collision, so here only one characteristic we will consider, that linear momentum is conserved, right? But in this case, kinetic energy is not conserved. There will be some loss of kinetic energy. So here we will find that loss in kinetic energy. कितना kinetic energy loss होगा collision से पहले और collision के बाद, ठीक है? Now for this, what we can do is we consider one situation. Let's say there is a ball of mass m1 and this ball is moving with its initial velocity u1, and there is another ball of mass m2 moving with initial velocity u2 along the same straight line. They collide, and after collision, let's say m1 moves with v1 and m2 moves with v2 velocity. Take. So this is the situation before collision and after collision. अब देखिए, since inelastic collision है, so first case हम consider करेंगे that linear momentum is conserved. ठीक. So according to linear momentum conservation, total momentum before collision must be equal to total momentum after collision. So m1 u1 plus m2 u2, this is equal to m1 v1 plus m2 v2. Clear? And यहाँ पर अगर हमें m1 m2 u1 u2 पता है, and let's say दोनों v1 या v2 में से कोई एक वैल्यू पता है, so हम जो अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, ये केस है इनइलास्टिक कोलिजन का. आपको जो केस करना है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का. अगर तो नॉर्मल कोलिजन हो रहा है तो ये कंडीशन हम लेंगे, यहां पर एक ही इक्वेशन बनेगी, जो भी अननोन वेरिएबल होगा हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, बट नाउ वी विल कंसिडर द केस ऑफ perfectly inelastic collision in one dimension. Perfectly inelastic collision का मतलब क्या होता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हम सेकंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मानेंगे. लेट्स से u2 विल बी 0. ठीक, मास m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी से आकर m2 को हिट करेगा जो रेस्ट पर है, एंड कोलिजन के बाद ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक विद ईच अदर एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v. ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. सपोज करिए कि एक वुडन बोर्ड है, ठीक, एंड इस वुडन बोर्ड पर मान लीजिए आपके पास एक मड, ठीक है, मड है, गीली मिट्टी है, ये रेस्ट पर है. इस मड को आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 देके जोर से इस बोर्ड पर थ्रो करा. जब आप इसको इस पे थ्रो करोगे तो क्या होगा, ये मड इस पे स्टिक कर जाएगी एंड ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ये इनइलास्टिक कोलिजन है जो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक. एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड में आपने उसको रेस्ट पर हैंग किया हुआ है, ठीक, एंड देयर इज अ बुलेट. आपने वो बुलेट को फायर किया
तो वो बुलेट कुछ u1 इनिशियल वेलोसिटी से गई, उस वुडन बोर्ड को स्ट्राइक करके उसके अंदर एम्बेड हो गई। एंड अब ये दोनों बोर्ड और बुलेट इकट्ठा एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो इवन दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जिस पर ये ऑब्जेक्ट आकर हिट करेगा, इसे बोलते हैं टारगेट। और ये जो ऑब्जेक्ट आकर हिट करने वाला है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सो द प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू हिट द टारगेट एंड they will be undergoing perfectly inelastic collision, so that after collision both the objects move with a common velocity. Clear? And आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये ही आएगा, perfectly inelastic collision. ठीक, सो अब हम इसकी सिचुएशन कंसिडर करते हैं that it is a perfectly inelastic collision in one dimension. So let's say there is a body of mass m1 moving with initial velocity u1. There is another object m2 which is at rest, and after collision both these objects they stick with each other and move with a common velocity v. So let's now apply conservation of linear momentum. ये है हमारे पास m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये फॉर्मूला है. So perfectly inelastic collision के लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? m1 u1 plus m2 into 0, this is equal to m1 v plus m2 v. दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो दिस इक्वेशन बिकम्स m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. सो यहां से हमारे पास ये कॉमन वेलोसिटी आ गई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. यानी कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगे एंड स्टिक करके जब ये एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स कॉमन वेलोसिटी. एंड क्लियरली यू कैन सी यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बड़ा है, राइट? So this indicates that v velocity जो है common velocity ये कम आएगी u1 से. ये एक हिंट है जो आप याद रख सकते हो कि सिंस ये डिनोमिनेटर बड़ा है, दिस टर्म m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 दिस शुड बी लेस देन 1. आएगा ही आएगा 1 से कम. सो दिस इंप्लाइज v u1 से कम ही आएगा. ठीक, सो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है. लेट्स नाउ सी व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी. सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, total kinetic energy before collision कितनी होगी? Let's say E1, this should be half m1 u1 square plus 0, क्योंकि u2 तो 0 ही है, तो सिर्फ इतनी होगी before collision kinetic energy. And kinetic energy after collision, total kinetic energy after collision, this will be let's say E2, and this will be how much? Half m1 plus m2 into v square. यही होगी ना, हाफ m1 v square plus half m2 v square. m1 plus m2 कॉमन
कंबाइन कर दिया, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। क्लियर? यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो ये कितना आएगा, E2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v का एक्सप्रेशन अभी हमने कैलकुलेट करा था, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, सो ये बन गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर? एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास E2 का एक्सप्रेशन आ गया हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, which is half m1 u1 square. This is kinetic energy after collision. Clear? So if we need to calculate loss of kinetic energy, what should we do? So loss of kinetic energy, this will be E1. It should be E2 minus E1, but why I am taking E1 minus E2? Because initially kinetic energy is more, after collision the kinetic energy is less, क्योंकि U1 V से बड़ा है। अगर हम E2 माइनस E1 करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, दैट इज वाई वी विल टेक E1 माइनस E2। तो बस वैल्यूज पुट करके तो यहां से क्या आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में E1 पुट करिए, कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? सो वी कैन टेक एलसीएम ले लो। करेक्ट? क्या बन जाएगा ये बताइए, क्या एलसीएम आएगा, 2m कॉमन ले लो, सो वी कैन टेक हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन, सो ये क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस m1, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। Now we can take LCM, so half m1 u1 square, this becomes m1 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2। so यहाँ से m1 कैंसिल हो गया, so ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। So loss of kinetic energy, this is how much, m1 m2 u1 square upon 2 m1 plus m2। So this is the expression of loss of kinetic energy, right? So whenever there is an perfectly inelastic collision in one dimension, then there will definitely be a loss of kinetic energy, and that loss is given by this expression, m1 m2 u1 square upon 2 m1 plus m2। now elastic collision in two dimensions, इसको हम ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं एंड टू डायमेंशंस को ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। यहां पे क्या सिचुएशन है कि जैसे हेड ऑन कोलिजन में तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड कर रहे थे
वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और कोलिजन के बाद भी सेम स्ट्रेट लाइन मूव करते गए। 2 डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मान लीजिए वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इनिशियली, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव अलोंग different directions in a plane, then it is said to be collision in 2 dimension। ठीक, और अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस होगा, और अगर लॉस हो रहा है सो वो इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस होगा। ठीक, जैसे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m1, मैं यहां पर लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, 2 डायमेंशनली लेना है, लेट्स से दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। ठीक, so there is an object of mass m1, it is moving in this direction with initial velocity u1. Now there is another object, let's say of mass m2, and ये object भी इसी सेम स्ट्रेट लाइन में अपनी u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। They both collide and collision के बाद let's say m1 मास जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया, मेकिंग एन एंगल लेट्स से थीटा विद x एक्सिस, एंड m2 जो है लेट्स से वो यहां से इस डायरेक्शन में चला गया, मेकिंग एन एंगल phi लेट्स से, एंड इस this should be V1. So after collision, M1 goes in this direction making an angle theta with the x axis with its final velocity V1, and M2 goes in this direction xy dash plane making an angle phi with the x axis and final velocity V2. This is oblique collision। अब ये सिचुएशन हमें गिवन, ठीक ना। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि कोलिजन हमारा इलास्टिक है। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम ले, so from kinetic energy conservation we can have m1 u1 half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So kinetic energy is conserved, right? या इसको इधर ही लिखती हूँ, हाफ कैंसिल हो गया, so we get m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, let's say इक्वेशन नंबर 1, right? Let's now take linear momentum conservation। अब यहां एक चेंज आएगा, देखो, सिंस ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स वाई दोनों डायरेक्शंस हैं अब, क्योंकि अब ये 2 डायमेंशनल हो गया। सो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कंसिडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, अलग अलग चीज को। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनिशियली तो चलो दोनों मासेस अपनी अपनी इनिशियल वेलोसिटी से
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट आफ्टर कोलिजन m1 मास की जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है, जबकि m2 मास की जो वेलोसिटी v2 है वो एक्स वाई डैश प्लेन में है। तो अब कैसे मोमेंटम लेंगे? अब मोमेंटम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम x और y डायरेक्शंस अलग अलग कंसीडर करेंगे। ठीक, सबसे पहले लेट्स से y एक्सिस की बात करते हैं, या सॉरी x एक्सिस की बात करते हैं कि x एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा। देखो, अलोंग x एक्सिस अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में m1 जो है u1 से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस, m2 भी अलोंग x एक्सिस ही मूव कर रहा है। एक्सप्रेशन बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें, अब ये m1 v1 से एक्स वाई प्लेन में है, राइट? तो इस v1 को हम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट? v1 cos थीटा अलोंग x एक्सिस आ जाएगा, v1 sin थीटा अलोंग y एक्सिस आ जाएगा। एग्री? अब हमें लेना सिर्फ x एक्सिस के लिए है, ये बन जाएगा m1 v1 cos थीटा। सिमिलरली m2 जो है उसके लिए v2 वेलोसिटी एक्स वाई डैश प्लेन में है, इसे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रुकिए, मैं रिजॉल्व करती हूं। यहाँ पर देखो, एक कंपोनेंट इधर आएगा v1 cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा v1 sin थीटा। क्लियर? सिमिलरली v2 को अगर हम रिजॉल्व करें, एक कंपोनेंट इधर ही आएगा विच इज v2 cos फाई, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर एक इधर, दिस विल बी v2 sin फाई। क्लियर? v2 के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा प्लस m2 v2 cos फाई। समझ आ गया? इसी तरीके से जब हम ये एक्सप्रेशन y एक्सिस के लिए लेंगे अलोंग y एक्सिस, तो क्या होगा? देखो, अब y एक्सिस में u1 और u2 है ही नहीं, वो तो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये क्या बन जाएगा? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0। इनिशियल मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, इट इज 0, एंड दिस इज इक्वल टू, अब अगर फाइनल मोमेंटम देखें ये बनेगा m1 v1 sin थीटा। भाई v1 वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग यही है, v1 sin थीटा, m1 इंटू v1 sin थीटा, और v2 के लिए क्या होगा? राइट? यहां पर m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई आएगा। y माइनस, बिकॉज v2 sin फाई अलोंग y डैश डायरेक्शन है, जबकि v1 sin थीटा अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन है। माइनस, यहां से आपके पास 1 इक्वेशन ये रही, 2 इक्वेशन ये रही, 3 इक्वेशन ये रही। बस इन 3 इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल्स नोन होंगे, जो वेरिएबल्स अननोन होंगे उन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स इट, बस इसमें और आगे कोई डेरिवेशन नहीं है, ये यहीं तक खत्म है ना। दिस बिकम्स 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। फाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप ये तीनों इक्वेशंस यूज करके
जो भी अननोन वेरिएबल होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो. Okay, now inelastic collision in 2 dimensions. So let's say we take two objects, right, which are traveling in same straight line, and after collision they move to different directions, right. जो डायग्राम हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए ड्रॉ किया था वही हम अब बनाएंगे अगर सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन है. अभी मैं परफेक्टली इनइलास्टिक का केस नहीं ले रही हूँ. So let's say this is an object of mass m1 which is moving with initial velocity u1, and there is another object of mass m2 which is also moving with its initial velocity u2 in a straight direction, and of course u1 is greater than u2, so that m1 hits m2, they collide, and let's say after collision they move in different directions. Suppose m1 goes here with a final velocity v1 making an angle theta with the x-axis. Let's say this is x, x dash, y dash and y, and m2 goes here with the final velocity v2 making an angle phi, let's say, right. And here also we resolve the components, so this becomes v1 cos theta and this becomes v1 sin theta, correct. Similarly, this component becomes v2 cos phi and this component becomes v2 sin phi. Inelastic collision in 2 dimensions, we will have all the equations same as they were in elastic collision, but एक difference होगा that now there is no conservation of kinetic energy. ठीक, elastic collision in 2 dimensions we had 3 equations over there, one for kinetic energy conservation and 2 for linear momentum conservation. Here in inelastic collision we will have only 2 equations for linear momentum conservation. Right, one along x-axis and the other along y-axis. So x-axis के along अगर हम equation देखें, so what we will get, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. ठीक है, along x axis ये ही सारे velocities हैं, तो momentum इतना होगा. And similarly for y axis, in y axis there is no initial momentum, so it's 0 because both the objects are moving along the same straight line along x axis. So 0 is equal to m1 v1 sin theta, ये वाला component, minus m2 v2 sin phi, correct. So only these 2 equations will be there for inelastic collision in 2 dimensions. बस ठीक है, क्वेश्चन में आपको accordingly terms given होंगी, so that you can use these 2 equations to find your answer, right. So this is the case for an inelastic collision. Let's now consider a case of perfectly inelastic collision. Here in perfectly inelastic collision in 2 dimensions, what we are considering that there is
an object of mass m2 which is moving with initial velocity u2 along the x-axis. There is another object of mass m1 which is moving with initial velocity u1, and it is coming at an angle of theta with the x-axis. Now both these objects will collide with each other, and since the collision is perfectly inelastic, so what will happen, these two bodies, these two masses will stick to each other. Let's say m1 and m2, they will stick to each other and they will go in such direction. ये इस तरीके से, let's say with a common velocity v, ये चली जाएंगी, making an angle phi with the x-axis. This is the case for perfectly inelastic collision in 2 dimensions. Right? Now when we apply linear momentum, m2 is also moving with initial velocity u2 along the x-axis, right? Now since the collision is perfectly inelastic, so of course there is no kinetic energy conservation, we only need linear momentum conservation. So let's take this linear momentum conservation. So for x-axis we will take, अब x-axis में देखिए, x-axis में अब ये जो m1 u1 है, इसे भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट? m1 u1 रिजॉल्व होगा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वन along this direction and the other along this direction, because even m1 u1 is lying in a plane. So we resolve it into two rectangular components. Since यहाँ पे theta बन रहा है, so this will become u1 cos theta and this one becomes u1 sin theta. Clear? Similarly, we can resolve this expression v, इसको भी आप resolve कर सकते हैं दो components में. One component will be along this direction and the other will be along this direction. Since यहाँ पे phi angle बना है, so this will become v cos phi and this component will become v sin phi. So this is how we can obtain the components. Now we can apply conservation of linear momentum along the x and the y axis. X axis के along अगर देखें क्या इक्वेशन बनेगी, m1 u1 cos theta, क्योंकि अब ये कंपोनेंट है x axis के along, so we get m1 u1 cos theta plus m2 u2, क्योंकि u2 तो है ही x axis के along, plus m2 u2. This is equal to फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 प्लस m2 v, ये कॉमन वेलोसिटी, इंटू व्हाट, cos phi. क्लियर? ये आपका along x axis हो जाएगा मोमेंटम, एंड along y axis की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर y axis में इनिशियल मोमेंटम है which is m1 u1 sin theta, ये वाला कंपोनेंट, यस, प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू m1 plus m2 v sin phi. Correct? This component is equal to this component.
So these are the two equations. Now if we know m1, m2, u1, u2, theta, we can calculate the final velocity v, with which both m1 and m2 masses are moving together.